छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा जो कल के टॉपिक से रिलेटेड है। इसको आप एक्सप्लेनेशन कह लीजिए या इसको आप ये कह लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो कि मेरी एक बात जो है थोड़ा सा गलत रंग दे रही है। और वो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ये है कि हमने कल कहा था कि जो हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम है उसमें एंड पे जो वैल्यू आती है वो LHS इक्वल्स टू RHS अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो वो एवोल्यूशन जो है वो कॉज करती है। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी है आप लोगों ने कि चाहे रूल यही है, अभी मैं ये व्हाइट बोर्ड ओपन होता है तो फिर मैं आपको ये बात जो है वो क्लियर करता हूँ कि बेसिकली होता यही है कि जब 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है, जो पॉपुलेशन है, वो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये हम कहते हैं, कहने की हद तक ये बात ठीक है कि जो पॉपुलेशन है वो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम में है जब 1 इक्वल टू 1 आता है, और वो इक्विलिब्रियम से आउट हो जाएगी। ये बात आप कई वेबसाइट्स पर देख सकते हैं कि जब ये देखिए कंडीशंस फॉर हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के हवाले से बात हुई है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो 1 इक्वल्स टू 1 है वो असल में याद रखिए कि वो हमेशा 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। यानी जब आप किसी भी पॉपुलेशन को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड वाला 1 से डेविएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस बात को यूं कह लीजिए कि जब हम एक दफा ये कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड डेविएट होती है तो पॉपुलेशन आएगी, तो वो आपके न्यूमेरिकल में ऐसा केस नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल में जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे अल्टीमेटली वैल्यू 1 ही आनी है, जो कल एनी ने भी बात की थी कि अल्टीमेट वैल्यू 1 ही आएगी न्यूमेरिकल के लिए। मैं ये बात आप लोगों को सिर्फ इस वक्त इसलिए इतना जोर देकर समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ते भी हैं, यहाँ पढ़ाते भी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है जब हम पढ़ाते हैं और हम उस इक्वेशन को क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उस इक्वेशन को इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इक्वेशन कभी इम्बैलेंस नहीं होनी। जब आपकी पॉपुलेशन उस इक्विलिब्रियम से डेविएट होगी तो वो डेविएट हो गई, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा, क्योंकि जिस तरह कल बात हुई थी कि जब परसेंटेज काउंट की जाती है तो अगर एक 0 पॉइंट, अगर एक पॉपुलेशन में एक एलील 80% है और एक एलील 20% है, अगर 80% वाला 70% हो जाता है तो 20% वाला ऑटोमेटिकली 30% हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली आपका आंसर 1 ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन वो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम से आउट होगी तो एवोल्यूशन होगी, बट हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब वो इक्वेशन कभी भी इक्विलिब्रियम से आउट नहीं होनी। ठीक है, ये है टोटल कल के लिहाज से, जो कल के एक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था मैं, क्योंकि बात मेरी एम्बिगुअस हो गई थी कल, जो है ना वो बात क्लियर नहीं थी, बात एम्बिगुअस हो रही थी, और वो एम्बिगुअस बात अक्सर नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ इस वजह से मैं ये एक्सप्लेनेशन जो है वो देना चाह रहा था। लीजिए, अब इसके बाद जो है वो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये तो हमने सारा सॉल्व कर लिया था। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से आगे कुछ फैक्टर्स हैं और ज़्यादातर ज़बानी कलामी की बातें। एवोल्यूशन से मुतालिक हमें ज़्यादातर बातें इसलिए भी याद नहीं रहती क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ बातें ज़्यादातर ज़बानी कलामी होती हैं, और होता कुछ यूँ है कि हमें ज़्यादातर एवोल्यूशन की इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए, ख़ास तौर पे जो हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की कंडीशंस है ना, इनको थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए ना हमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब ये कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे हमारे पास उतना ही अच्छे तरीके से हम इसका एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम होते हैं। हमने यहाँ पर अब कंडीशंस ऑफ हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम देखनी है। हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम का, या यूं कह लीजिए
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसकी मैंने अभी आपको बात की कि हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम जो है, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम वो कब तक रहेगा, जब 1 इक्वल्स टू 1 रहेगा। और न्यूमेरिकली जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर हमेशा यही आएगा। लेकिन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो प्रैक्टिकली इस लेफ्ट हैंड साइड को डेविएट कर सकती हैं? कल मैंने आपको कहा था लेफ्ट हैंड साइड डेविएट होगी, लेकिन वो डिविएशन प्रैक्टिकली होगी, वो थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली नहीं होगी। ठीक है, जैसे पहले भी बात हुई थी। तो अब आप यहां पर देखिए कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं। आप लोगों को वैसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस है जो कि अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। म्यूटेशंस है, उसके बाद जो है वो नॉन रैंडम मेटिंग है, फिर इसके अलावा जो है जिसको आप कहते हैं कि सिलेक्शन है, इसके अलावा जीन फ्लो है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इक्विलिब्रियम से डिविएट करने वाली चीज है वो क्या है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अब आप यहाँ पर अगर बुक के टॉपिक को भी देखें ना, तो बुक का टॉपिक भी मेरी बात की जो है वो तायद कर रहा है। बुक का टॉपिक कहता है कंडीशंस फॉर हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम। अब अगर ये कंडीशंस फॉर हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कंडीशंस हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशंस आउट होती हैं तो वो इक्विलिब्रियम कंप्रोमाइज हो सकता है। ये वो बात है जो मैं बड़ी देर से करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जी क्या हुआ, तो मैसेज आया। जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये नॉन रैंडम मीटिंग और रैंडम मीटिंग वाला जो है वो ऑलमोस्ट एक ही बात है। कुछ बुक्स में इसी को रैंडम मीटिंग लिखा होता है, कुछ बुक में इसी को नॉन रैंडम मीटिंग लिखा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां पर आइए, सबसे पहले तो जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो आपके सामने कुछ कंडीशंस हैं, इनमें जो मेजर कंडीशंस हैं जो असल में एवोल्यूशन कॉज करती है ना, इन 5 में भी अब साइंटिस्ट ने सॉर्टिंग कर दी है। ये पांचों कंडीशन, इनमें से 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो ज्यादा एक्ट करती हैं बनिस्बत दूसरों के। फॉर एग्जाम्पल, अब यूं कह लीजिए कि एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर म्यूटेशन। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि म्यूटेशन जो है वो बहुत सी पॉपुलेशन में एक रेयर फैक्टर होता है। यानी बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी होती हैं जिनमें म्यूटेशन नहीं आती, या आती भी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन रेयर केस होने की वजह से और रिपेयरेबल होने की वजह से म्यूटेशन को उतना बड़ा फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाता जितना कुछ और कंडीशंस को किया जाता है। यानी अब आप लोग यहां पर एकदम से हैरान होंगे कि म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि म्यूटेशन तो हमारे ख्याल में एक ऐसा फैक्टर है कि हमारी अल्टीमेटली एवोल्यूशन हुई ही म्यूटेशन की वजह से है। असल फैक्टर म्यूटेशन नहीं है, असल फैक्टर जो है वो भी आगे आ रहा है। म्यूटेशन के पीछे भी असल फैक्टर है। यानी आप यूं कह लीजिए कि म्यूटेशन एक फैक्टर है, लेकिन म्यूटेशन को भी एक और चीज की जरूरत होती है, तब जाकर वो एवोल्यूशन कॉज कर सकता है। वो मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। फिर नॉन रैंडम मेटिंग है। नॉन रैंडम मेटिंग का क्या मतलब है? नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब ये है कि जो सेलेक्टिव मेटिंग, सेलेक्टिव मेटिंग, ये भी आगे जाकर आप इसको सेक्सुअल सिलेक्शन के एतबार से भी देखेंगे। सेलेक्टिव मेटिंग का मतलब ये होता है किसी एक कैरेक्टर की बुनियाद पे सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाना। यानी कि एक ऐसा केस जिसमें एक कैरेक्टर की बुनियाद पे कुछ मखसूस किस्म के लोग जो हैं वो मखसूस किस्म के लोगों के साथ मेट कर रहे हैं, और बाकी पॉपुलेशन जो है वो उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है वो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रोडक्टिवली रीच नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, 100 की पॉपुलेशन है, 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन है, जिसमें से 20 ऐसे हैं जो अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं मेटिंग के एतबार से। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अंदर मीटिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉपुलेशन से अलहदा नहीं होते। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस केस में भी शफलिंग तो कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। आप गौर कीजिए ना, जो छोटा ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिवली दूसरों से अलहदा हुआ है, वो अपनी पॉपुलेशन तो छोड़ के कहीं नहीं गया। इसका मतलब है पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया। हाँ, वो लोग थोड़े से अलहदा हो गए बस।
यानी इसका मतलब है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि अगर वो पॉपुलेशन से अलहदा नहीं हो रहे, उसी पॉपुलेशन में एक छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं, तो वो एक रैंडम सी शफलिंग है। शफलिंग एक तरफ को शिफ्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंज नहीं हुए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 100 के 100 हैं। एलीलिक फ्रीक्वेंसी तब चेंज होनी थी जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चेंज होते। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं चेंज हो रहे, शफलिंग एक साइड को शिफ्ट हो गई है। शफलिंग शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। जी, ये पॉइंट अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो मुझे बताइए। सर ये जैसे हम अब हमारी बात करें, हमारी पॉपुलेशन के अंदर भी तो ये सिलेक्टिव मीटिंग ही हो रही है, तो फिर तो इस लिहाज से एवोल्यूशन होनी चाहिए। अब मैं हम आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा ये इनके वो है ना, कॉन्शियस है। हम्म जैसे कास्ट का इवन कह लें, मतलब बाकी सिटीज का के अलावा कास्ट वगैरह भी आ जाती है, तो इस लिहाज से तो बेसिकली अगर आप इसको देखें ना सुमेरा, बड़ी गौर से देखें, तो कास्ट का बायोलॉजी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, अब अगर हम उसको देखते हैं कि वो कास्ट के एतबार से हम देखते हैं जी इसी कास्ट में करनी है, तो अल्टीमेटली इतनी रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है कि उस कास्ट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आप कास्ट के एतबार से करें ना, कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमारी कास्ट में इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि हम अगर अपनी कास्ट को भी एक क्राइटेरिया बना लेते हैं ना, तब भी जो जीन्स हैं वो कहीं ना कुछ मिक्स हुए होते हैं। मतलब हमारे कास्ट का ग्रुप ही इतना बड़ा सारा है कि हम उसमें नॉन रैंडम मेटिंग को कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी एक एक कास्ट के करोड़ करोड़ लोग हैं, दो दो तीन तीन करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, इवन पाकिस्तान के अपने अंदर। आप पंजाब की कास्ट को देख लें, सिंध की कास्ट को देख लें, केपीके की कास्ट को देख लें, हर एक की जो कास्ट हैं उनमें जो इतने ज्यादा लोग हैं कि वो शफलिंग उतना मायने रखती नहीं है। वो यही है कि बस एक ही पॉपुलेशन है जिसमें शफलिंग होती चली जा रही है। ठीक है, तो और ये पॉपुलेशन एक दूसरे से अलहदा नहीं हो रही, ये एवोल्यूशन का बाइस नहीं बन रही। अब अगर पंजाबी एक पंजाबी राजपूत और एक पठान, इनके जो एक अगर पेयर बनता है, तो इनके अंदर जो शफलिंग हो रही है, वो आप कहेंगे तो सही कि रैंडम है, लेकिन अगर एक पठान पठान फैमिली और एक राजपूत राजपूत फैमिली, अगर आप इन दोनों को कहते हैं, तो इनके अंदर भी इतने ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं और इतना ज्यादा जेनेटिक मेकअप शफल होता है कि आप किसी सूरत नहीं कह सकते कि यहां पर कुछ जीन्स मखसूस हो रहे हैं। हम आमतौर पर किस बेस पर कहते हैं, हम अब यहां पर बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चली जाती है, यहां पर बात कल्चर की तरफ भी चली जाती है ना, हम कल्चरली भी देखते हैं। तो कल्चर का ताल्लुक जीन से नहीं होता, समटाइम कास्ट में ज्यादा बड़ी चीज कल्चर होती है एज कंपेयर टू जीन्स। तो अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो जीन्स तो आप फिर भी शफल कर रहे होते हैं। यहां पर हमारी जो मिक्सिंग हो जाती है ना, वो कल्चर बेस्ड हो जाती है, कि उस कास्ट का कल्चर ऐसा होगा, लिहाजा वहीं पर शादी करनी है। पठानों का, सिंधियों की अपनी अलग आगे जो है वो कई कई कैटेगरीज हैं। ठीक है, पंजाबियों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहाँ कल्चर मैटर करता है, जीन्स मैटर नहीं कर रहे होते। ठीक है? तो इस वजह से इतना रैंडम होता है कि आप उसको रैंडम मीटिंग ही शुमार करते हैं, नॉन रैंडम मीटिंग कह ही नहीं सकते। जी। और सर अगर कल्चर के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे देखें सिटीज के लिहाज से या कंट्रीज के हवाले से, फिर तो बहुत ज़्यादा वो है ना। अच्छा, अब कंट्रीज के एतबार से भी जैसे अगर आप देखते हैं, कंट्रीज के एतबार से भी अगर आप देखते हैं, तो कंट्रीज में भी आप गौर करें अगर, तो एक्चुअली कंट्री कंट्री में जो फर्क है वो जीन्स से ज्यादा जो एक्लिमेटाइजेशन है उसका फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि कंट्री कंट्री के एतबार से अगर आप रशिया में देखते हैं, रशिया में या वो खास तौर पे कंट्रीज जिनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है या ठंड होती है, तो वहां पर प्रोपोर्शन ज्यादा है किसकी, उन जीन्स की जो जीन्स आपकी स्किन को लाइट रखते हैं, और पिगमेंटेशन कम कम होती है उनमें, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी ही ऐसे एंगल से पड़ रही होती है कि उनको पिगमेंटेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। अब इसमें दो चीजें काउंट करती हैं। हो सकता है उनका स्किन के जो कलर के जीन्स हैं वो भी वेरी करते हो, लेकिन दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा फैक्टर मैटर करती है, वो है एक्लिमेटाइजेशन।
एक्लिमेटाइजेशन के एतबार से अगर एक जो आप अपने ही मुल्क के अंदर आप पठान कौम के किसी बच्चे को यहीं पर पले बढ़े, यहीं पर पैदा हो, यहीं पर पले बढ़े, उसकी स्किन टोन डिफरेंट होगी। वैसे उसके चेहरे का जो खदो खाल है उससे पता लग जाएगा, लेकिन स्किन टोन जो है वो एक्लिमेटाइजेशन की वजह से जो पठान उस एरिया में रह रहे होंगे उनसे फर्क होगा। अब यहां पर ये दोनों चीजें आ जाती है, जीन्स भी आ जाता है और एक्लिमेटाइजेशन भी आ जाती है। एक्लिमेटाइजेशन का फर्क जो है वो ये फर्क नहीं है कि आप जो है वो रैंडम मेटिंग का, वो फर्क है एनवायरनमेंट का। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हुआ एकदम? नेटवर्क इश्यूज है इनके पास बहुत। मुझे तो लग रहा है गूगल का इशू आया है। ये 4 बच्चे एकदम लिस्ट से गायब हुए हैं, 3। अच्छा क्या अच्छा, पता नवाब नहीं। हो सकता है, चलो 12। तो इसमें आप जो है वो, हाँ जी, जीन फ्लो, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ अब आप बात करेंगे जीन फ्लो की। ये जीन फ्लो है जिसकी वजह से जो है वो जीन दूसरी पॉपुलेशन में, और हाँ ये बात मैं अब आपको बता दूं कि जो आखिरी 3 फैक्टर अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ये वाले, ये जो 3 फैक्टर हैं, अगर हम ये डिस्कस करते हैं, सिलेक्शन, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन तीनों फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? दीज आर द एक्चुअल फैक्टर्स कॉजिंग द एवोल्यूशन। यानी अब आप असल बात के ऊपर आइए, क्योंकि मुझे जो है वो अपना ये इसके कहने पे, समीना के कहने पे याद आया कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो भूल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं भाई। अगर आप जीन फ्लो कर रहे हैं ना, तो वो रैंडम मेटिंग में नहीं आता। ये अब हम एक्चुअली दो चीजों को पजल कर गए थे और अनफॉर्चुनेटली मैं भी कर गया था कि जीन फ्लो रैंडम मेटिंग नहीं है। रैंडम मेटिंग है एक ही पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन है। अच्छा, ऐसी सूरत में आप ह्यूमन को कंसिडर कर ही नहीं सकते, सच्ची बात तो ये है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैवल करके दूसरी जगह पर आ जाता है। अब रैंडम मीटिंग के हवाले से ह्यूमन बहुत वेरिएबल है। मतलब वो अपनी, एक फर्ज करें कि आप सूबों की एक बाउंड्री बना देते हैं, सूबे की बाउंड्री है, उसमें एक पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। अब लेकिन उसमें भी अब प्रॉब्लम है, जीन फ्लो कर चुके हैं। सिंधी पंजाब में रह रहे हैं, पंजाबी सिंधी सिंध में रह रहे हैं, पठान पंजाब में रह रहे हैं, पठान सिंध में भी रह रहे हैं, पंजाबी केपीके में भी रह रहे हैं। अब यहां पर जो बात आएगी, वंस अगेन मैं जो नाम ले रहा हूं उनका ताल्लुक साइंस से नहीं है, बायो से नहीं है, उनका ताल्लुक कल्चर से है। नंबर 2, अगर आप सूबे की बाउंड्री भी बना दे तो ह्यूमन इतना ज्यादा फ्लो कर चुका है कि उसमें ह्यूमन की पॉपुलेशन में इवन जीन फ्लो भी उस तरह एवोल्यूशन को मतलब आप यूं कह लीजिए कि जीन फ्लो एक ऐसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन की पॉपुलेशन के एतबार से इतना ज्यादा जीन फ्लो ह्यूमन में हो चुका है कि अब आप करंट हालात में, मॉडर्न एरा में, आप ये कह ही नहीं सकते कि जीन फ्लो भी किसी एवोल्यूशन का बायस है। ह्यूमन के केस में, सिर्फ ह्यूमन की बात करूं मैं, बाकियों की बात नहीं कर रहा। इवन ह्यूमन के केस में जीन फ्लो भी किसी एवोल्यूशन का बायस नहीं बन रहा, क्योंकि इतनी इंटरमिक्सिंग हो चुकी है कि अब वो एवोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रही बात, अब वो एक ही तरह की चीज हो चुकी है। और ये बात आपको बड़े अच्छे सबूतों के साथ पता है कि अब आप आउट ऑफ द कल्चर, आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ एथनिसिटी आप मैरिजेस कर रहे हैं। एथनिसिटी से मुराद एशियन, अफ्रीकन, रशियन, चाइनीज, ठीक है। फिर उसको मंगोलिज्म, असल में चाइना की जो एथनिसिटी है वो मंगोल्स है, ठीक है। यूरोपियंस, अमेरिकन, ये एथनिसिटीज हैं। इन एथनिसिटीज में शफलिंग हो चुकी है, जीन फ्लो हो चुका है। ऐसे केस में इवन जीन फ्लो भी ह्यूमन की एवोल्यूशन को कॉज करने का बायस नहीं बन रही। पर्टिकुलरली ह्यूमन के केस में दो चीजें रह जाती हैं, या सिलेक्शन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से साइंटिस्ट जिस चीज को डिस्कस करते हैं वो बेसिकली ये 3 फैक्टर हैं। ह्यूमन में ये चीज जो है ये रिकंसिडर की जा सकती है कि ह्यूमन इतना माइग्रेशन, इमिग्रेशन कर चुका है, एमिग्रेशन कर चुका है, जिसकी वजह से ये फैक्टर भी इवन सम टाइम जो है वो निग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो असल में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 5 फैक्टर नहीं है जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को यकदम शिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि असल में 3 फैक्टर्स हैं। और हम जिस बात को वो कर रहे थे, हम पूरी जमीन पर मौजूद तमाम इंसानों को एक ही पॉपुलेशन
कंसिडर कर रहे थे। और सच्ची बात यह है कि अब करंट हालात में आप पूरी अर्थ पे मौजूद इंसानों को एक ही पॉपुलेशन कंसिडर करें तो बेहतर है, क्योंकि जीन फ्लो इस कदर हो चुका है कि अब आप उसको एक ही कंसिडर करें तो बेहतर है। आप कोई वक्री चीज नहीं बन जाने वाले, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी ह्यूमन ऐसे नहीं है कि आप अगर रैंडम मेटिंग जो है वो करेंगे, आप अगर अब इसमें नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो क्या है कि जी आप जो है वो अच्छा चले बाकी तमाम ममालिक से हटके आप अपने मुल्क में भी नॉन रैंडम मीटिंग करते हैं। आप कहते हैं आपने बाहर से करनी नहीं है, आप इस फैक्टर को इग्नोर कर दीजिए कि कंट्री की बाउंड्री आपने हटा दी। नहीं, कंट्री की बाउंड्री रखें, कंट्री से बाहर कोई मीटिंग नहीं है। अगर कंट्री से बाहर कोई मीटिंग नहीं है तब भी ह्यूमन का और आपने जीन फ्लो को कैंसिल कर दिया, तब भी अगर आप ह्यूमन को देखते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो नॉन रैंडम मीटिंग है उसने बहुत लंबे अरसे से कोई फर्क डाला ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बहुत बड़े लंबे स्पैन में लोग कंट्री से बाहर शादी करने का तस्वुर कर भी नहीं सकते थे। ऐसी सूरत में ह्यूमन के ऊपर इस चीज ने नॉन रैंडम मीटिंग ने कोई असर नहीं डाला, अगर वो अपने मुल्क में रहकर शादी करे। अगर जीन फ्लो कर ले तब भी कोई असर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ह्यूमन के बारे में कहा था कि ह्यूमन बड़े अजीब तरीके से अपनी एवोल्यूशन को काउंटर कर चुका है, बड़े अजीब अंदाज में अपनी एवोल्यूशन को काउंटर कर चुका है। और वो यही वजह है कि ना आप उसको जीन फ्लो का क्राइटेरिया दे सकते हैं और ना आप उसको नॉन रैंडम मीटिंग वाला क्राइटेरिया दे सकते हैं अब आजकल के हालात में। इसकी वजह से ह्यूमन के लिए दो ही चीजें रह जाती हैं, या तो कोई ऐसा हादसा हो कि कोई एक पर्टिकुलर जो है वो नंबर ऑफ जीन्स वो बिल्कुल ही अलहदा हो जाए दूसरों से, जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है। और वो आजकल के हालात में वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं फिर बार बार बात कर रहा हूँ कि आजकल के हालात में वो भी पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसे एलील्स बाकी तमाम पॉपुलेशन से अलहदा हो जाए। आजकल के हालात में ये भी पॉसिबल नहीं रहा। आपने हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम का ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक और फैक्टर काट दिया। ना म्यूटेशन रहा, ना नॉन रैंडम मीटिंग रहा, ना जीन फ्लो रहा, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट रहा। आखिरी आ जाइए सिलेक्शन। सिलेक्शन के एतबार से मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बताया था कि ह्यूमन अपनी सिलेक्शन को स्लो डाउन कर चुका है अपनी स्ट्रेटेजीज की वजह से। अब ये तमाम चीजें जब आप कहेंगे तो ह्यूमन के ऊपर हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम उस तरह अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने इस माइंड की बेस के ऊपर ह्यूमन ने कंडीशंस को ऑल्टर कर लिया। ठीक है जी बेटा, और कोई सवाल? सर आपका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी वैरायटीज इतनी ज्यादा हैं कि मतलब जीन फ्लो इतना मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आप यूं बिल्कुल आप ठीक पहुंची हैं। हमारे पास ऑलरेडी ही इतना ज्यादा है कि जीन फ्लो मैटर नहीं कर रहा ह्यूमन में। इसीलिए ह्यूमन से अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ह्यूमन से माइक्रो मैक्रो एवोल्यूशन होके कोई और स्पीशीज बनना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि कोई और स्पीशीज बनने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े इवेंट चाहिए होते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है और वो क्या है, वो ये है कि जी चलें कोई ऐसा खौफनाक किस्म का जो है वो इवेंट हो जिसकी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन ह्यूमन की डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसको आप मैस एक्सटिंक्शन कहते हैं। ऐसी सूरत में ह्यूमन के ऊपर इस बात चीज का असर हो सकता है। ठीक है, वो वाहिद चीज है जो मैस एक्सटिंक्शन है जो ह्यूमन के लिए रह गई है। सर तो हम हार्डी-वेनबर्ग तो ह्यूमन के लिए तो पॉपुलेशन के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन ही नहीं हो रही। तो हार्डी-वेनबर्ग भी तो यही कह रहे हैं ना कि कोई एवोल्यूशन हो और जो नहीं, है जो मेंटेन रहे, मतलब कहने का ये है कि हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम से डेविएट होने के बावजूद ह्यूमन में एवोल्यूशन नहीं हो रही, क्योंकि हमने बाकी तीन चार जो फैक्टर्स हैं उनको हमने अपने मुताबिक ढाल लिया। ना हम जेनेटिक ड्रिफ्ट होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता ही नहीं है। अच्छा एक और चीज ना, बल्कि मैं एक और अंदाज में आपको बात समझाता हूँ, आपको फटाफट समझ आ जाएगी। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम ज्यादातर छोटी पॉपुलेशन पे असरअंदाज होता है। अभी आप जेनेटिक ड्रिफ्ट की खास तौर पे बात करेंगे ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, नॉन रैंडम मीटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए,
लेकिन हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम ज्यादातर छोटी छोटी पॉपुलेशन जो चंक्स में फासले फासले पर मौजूद है ना, उन पर असरअंदाज होता है। उसके अलावा जब भी आप किसी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं और ह्यूमन जितनी बड़ी पॉपुलेशन उसकी बात करते हैं तो उस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन सिर्फ बड़ी नहीं है, ह्यूमन से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऑर्थ्रोपोड्स की है, ह्यूमन से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन प्लांट्स की है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन आपने हालात को भी ऑल्टर कर लिया है, इस वजह से आप उस इक्विलिब्रियम से डेविएट होते हुए भी एवोल्यूशन का जो है वो सबब उस तरह बन ही नहीं रहे। ह्यूमन की अगर बात की जाती है तो ह्यूमन को तो आप एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस निकाल रहे हैं ना। ये ह्यूमन एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसमें हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, इसमें एवोल्यूशन होना मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो सर्वाइवल रेट है वो है ही इतना ज्यादा। किसी भी और इंडिविजुअल में सिवाय एक दो के, किसी भी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इतना लंबा लाइफ स्पैन होता ही नहीं है, ठीक है। और हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से हमने अपनी सिलेक्शन को भी रोक दिया, क्योंकि हमारी सिलेक्शन पहले क्या कहती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो हमने वैसे ही रोक दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो बाकी फैक्टर्स, जीन फ्लो, अब वो इतनी इंटरमिंगलिंग हो गई है, मतलब जीन फ्लो करके आप क्या एवोल्यूशन करवा लेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या एवोल्यूशन हो जाएगी कि अगर अफ्रीकन और एशियन में जीन फ्लो होता है और मीटिंग होती है, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर ये है कि हाँ कोई मिक्स किस्म की जो एथनिसिटी है वो क्रिएट होगी। जाहिर है अफ्रीकन एशियन, एशियन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है समटाइम मिक्स हुए में। अब वो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो भी एक ऐसा इंडिविजुअल है कि जिसके ऊपर जीन फ्लो तो असरअंदाज हुआ है, लेकिन उसके अलावा सिलेक्शन असरअंदाज नहीं हो रही, क्योंकि वो दो डिफरेंट जगहों का जेनेटिक मटेरियल है जो हो सकता है अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता हो, ठीक है? तो ह्यूमन एक पजलिंग किस्म की चीज है जिसके ऊपर हार्डी वाइनबर्ग अप्लाई करना इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है। जी बेटा। मतलब आप यूं कह लीजिए कि अगर आप ह्यूमन को हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर रखेंगे ना तो हम सिर्फ फंसेंगे, क्योंकि हम जो मर्जी कर लें, हमने जीन फ्लो इतना ज्यादा कर दिया है कि जिसकी वजह से वो फैक्टर भी निग्लेक्ट हो गया ह्यूमन के ऊपर। ये है वो चीज जो जिसकी वजह से तो सर हम हम इसको रिजेक्ट कर दें, ह्यूमन के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ह्यूमन के लिए आप इसको कहें कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर ये जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर ये अप्लाई करना जो है वो मुश्किल है। और खास तौर पे इतना लंबे सर्वाइवल रेट के साथ जो अपनी सिलेक्शन भी ऑल्टर कर चुके हूँ। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इतना ज्यादा सर्वाइवल रेट और अपनी सिलेक्शन भी ऑल्टर कर लेना, इस वजह से ह्यूमन को आपको बहरहाल हार्डी वाइनबर्ग पे परखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पुराने ह्यूमंस को शायद आप हार्डी वाइनबर्ग पे परख सकते हो, क्योंकि ना उनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना उन्होंने अपनी सिलेक्शन ऑल्टर की थी, ठीक है। लेकिन अब जीन फ्लो भी इतना ज्यादा हो गया है, अब मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा हो गई हैं, और अब सिलेक्शन भी इतनी ऑल्टर हो गई है कि ह्यूमन जैसी ह्यूज पॉपुलेशन को हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर परखना पॉसिबल नहीं रहा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक केस है, और वो क्या है कि ह्यूमन की मैस एक्सटिंक्शन हो जाए, मैस एक्सटिंक्शन हो और एक पर्टिकुलर टाइप के एलील्स रह जाएं, तो ही हो सकता है, यानी कि बहुत ह्यूज जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, बहुत बड़ी जेनेटिक ड्रिफ्ट, तब जाकर ह्यूमन के अंदर वो एवोल्यूशन उस रेट पर आएगी जिसपे हम बाकी ऑर्गेनिज्म में पढ़ा करते हैं। सर जी। सर ये जो एटम बम का जो सर ये वाकया हुआ था नागासाकी पर, सर सर ये भी तो एक म्यूटेशन के हाई रेट की वजह से तो था ना। उसके बाद जो है वो म्यूटेशंस बहुत ज्यादा उनमें आ रही थी, हाँ जी, तो उसके बाद
तो सर वहाँ एवोल्यूशन क्यों नहीं हुई सर? इतने ज़्यादा तो म्यूटेशन आ गए थे। वहाँ उस जगह पर जो म्यूटेशंस हुई थी उनकी 90% वो आबादी जिसने वो रेडिएशन फेस की थी वो मर चुकी है। 90 से 95% कैंसर से मर चुकी है। सर अभी भी तो रेडिएशन है ना वहाँ पर, अभी भी तो इफेक्ट है ना, मतलब रेडिएशन के अभी भी तो मतलब बहुत सारे केसेस नजर आते हैं उनके। तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका मसला ये है कि वो उनको आप यूं कह लीजिए कि वो उस एक विसिनिटी में रह रहे हैं, वो एक तरह से आइसोलेटेड ग्रुप है, आप उनको नॉन रैंडम कंसिडर कर लें। लेकिन फिर एक और बात अब आपको करनी पड़ेगी कि वो जो नॉन रैंडमनेस है उसको कितने साल हुए हैं? 1945 का वाकया है ना ये। यस सर 45 का है। जस्ट जस्ट 70 ईयर्स। सर वैसे एक करीब है बस। जस्ट 70 ईयर्स। 45 से 95 तक 50, 2005 60 और 70 कुछ ईयर्स। ये तो एवोल्यूशन का टाइम ही कोई नहीं। एक और बात तो ज़हन में आने वाली है, ये तो एवोल्यूशन का टाइम ही कोई नहीं है। इस लिहाज से अगर आप उस ग्रुप को आइसोलेट कंसिडर करते हैं और उनमें सक्सेसफुल म्यूटेशन आई होती तब भी ये कोई टाइम नहीं है एवोल्यूशन का कि जिसमें जो है वो हमें वो बहुत वाज़े चेंजेस नजर आते जी। और हम कौन सा उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और बात भी तो है ना, हम कौन सा उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी एथनिसिटी में जो लोग हों वो ऑब्जर्व करते हो कि जो अगर यहाँ पर हो सकता है कि अब वो असरात खत्म हो गए हों, लेकिन अगर उस ग्रुप को आइसोलेट कर भी दिया जाता है तो वो ग्रुप उनकी निस्बत उनको उसमें डिफरेंट कैरेक्टर नजर आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते होंगे जो उनको दूसरों में नजर नहीं आते होंगे, चाहे वो बीमारी है चाहे वो कोई अच्छा कैरेक्टर है, वो नहीं नजर आते होंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वहां नॉन रैंडम मीटिंग हुई हो, कोई छोटी सी पॉपुलेशन। सर सर जी जी। सर हमने एक वीडियो देखी थी सर, उसमें दिखाया था कि दुनिया के ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जंगलात में मौजूद हैं, तो वो मतलब डिफरेंट है टोटली, मतलब उनका खाना भी डिफरेंट है, वो इंसानों को देखते हैं तो उनको मार भी देते हैं। आई थिंक सो सर ये वीडियो था, सच्चाई है या नहीं ये मुझे नहीं पता। जी ये तो सर बिल्कुल ठीक बात है। तो सर वो भी तो अब उनको हमने देखा तो नहीं है, तो मतलब ये भी तो अगर वो जा सकते हैं सर एवोल्यूशन की तरफ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, वो हैं होमोसेपियंस। माइक्रो एवोल्यूशन उनमें हुई भी है, उनमें यकीनन कुछ ना कुछ एलीलिक फ्रीक्वेंसी हमसे डिफरेंट होगी क्योंकि वो एक इंतहाई आइसोलेटेड ग्रुप है। लेकिन उसके लिए इतनी आइसोलेशन चाहिए बेटा, उसके लिए इतनी आइसोलेशन चाहिए, ऐसा नॉन रैंडम मेटिंग चाहिए, ऐसा आइसोलेटेड ग्रुप चाहिए कि जिसमें कोई और एंटर हो तो वो उसको मार भी दें। और वो अब सर वही तो कर रहे हैं। जी मॉडर्न वर्ल्ड में अब नहीं है ना, वो जहां पर भी हैं वो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है। और उस बहुत छोटे ग्रुप के ऊपर हार्डी वाइनबर्ग अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हाँ वो एक है, बहुत अच्छी मिसाल लेकर आई हैं आप, वो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर इसको स्टडी किया जा सकता है। जी सुमेरा आप कुछ कह रही थी। सर वो मैं कह रही थी वो म्यूटेशन जो आ रही है वहाँ पे वो यूजफुल नहीं है ना, तो शायद इस वजह से भी जी बेनिफिशियल होती तो शायद फिर कोई एवोल्यूशन के ज़्यादा चांसेस होते। जी, वो असल में सक्सेसफुल नहीं है इतने ना, वो बेचारे, बड़ा ही ये डायलेमा है कि वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं नहीं, उनका सर्वाइवल रेट चाहे जैसी मर्जी मेडिकल फैसिलिटीज हो, वो ऐसी ऐसी खौफनाक म्यूटेशन इनिशियली अब आकर डेफिनेटली कम हुआ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन पिछले 60 साल में आप कह लीजिए, आप 70वें साल को ना काउंट करें, मतलब 2005 से 1945 इस स्पैन में अगर आप देखते हैं ना, तो वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स वहाँ की नहीं होती थी। वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके हवाले से जो भी है वो कोई इतना अच्छा नहीं था। वो यही था कि वो बस जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और वो म्यूटेशंस बहुत डेंजरस है जो उनमें आती हैं, उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा नहीं है, और उनमें कोई ऐसी म्यूटेशंस हैं भी नहीं कि वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को पहुंच सकें। फिर एक और बात भी आ जाती है ना, असल में एक चीज और भी तो देखे ना, कि सिर्फ सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखना वो भी ठीक नहीं है, सिर्फ जीन फ्लो को देखना वो भी ठीक नहीं है, समटाइम सिर्फ नॉन रैंडम मीटिंग को देखना वो भी ठीक नहीं है। समटाइम ऐसा है कि नॉन रैंडम मीटिंग की वजह से कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया है जो सिलेक्ट नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे आप? पहले वो कैरेक्टर नहीं था, अब वो कैरेक्टर आ गया जो सिलेक्ट नहीं हो रहा, अब वो पॉपुलेशन जो है वो जीन्स वो एलीज जो है वो इस तरह से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली है ये एवोल्यूशन की ही मिसाल, लेकिन
वो एलील्स तो ऐसा ऐसा एलिमिनेट हो गए ना। अब वो एलील्स आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो गए तो हम अपने लाइफ स्पैन में उनको नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने उनकी एग्जांपल दी जो जंगली हैं, हम अपने लाइफ स्पैन में उनकी एवोल्यूशन देख सकें या ना देख सकें, लेकिन हमारे आने वाले जो हैं वो उनको कंपेयर लाजमी कर सकेंगे कि अब इनमें ये है ये नहीं। माइक्रो एवोल्यूशन की मिसाल में ह्यूमन के अंदर सिलेक्शन के एतबार से कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो रैंडम चेंजेस हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो जीन फ्लो की वजह से आए हों। उसमें सिलेक्शन है, ज्यादातर सिलेक्शन एट वर्किंग है। जैसे दांत का मैंने आपको बताया, ठीक है, तो कुछ और एक्स्ट्रा कैपिलरीज आ रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैपिलरीज देखने में आई है लोगों में, ठीक है। तो वो जो एवोल्यूशन है उसमें जीन फ्लो या रैंडम मेटिंग वो इतना नहीं, उसमें सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अल्टीमेट पावर सिलेक्शन है, ये बात ध्यान में रखिए अपने। ये जो 2-3 हमने चीजें पढ़ी हैं इनमें आखिरी पावर जो है वो सिलेक्शन है, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दें आप। मैंने अभी आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको कहा था म्यूटेशन कोई फैक्टर नहीं है, म्यूटेशन बहुत रेयर है, लेकिन म्यूटेशन आ जाने के बाद म्यूटेशन किस पे डिपेंड कर रही है, सिलेक्शन पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है अल्टीमेटली आप ये कहेंगे कि सब कुछ समो जाता है सिलेक्शन में। अगर है तो ठीक है, फेवर है, अगर नहीं तो नहीं। मैंने तो अभी तो कुछ भी सिलेक्शन बात। वही सर, सिलेक्शन वही जो डार्विन वाला नेचुरल सिलेक्शन। जी, नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा सही। मैंने तो पता नहीं कितनी बातें करनी थी, 9:44 हो गए यार। मैं तो ये कोशिश कर गया था, मैं एक पेज रहने दिया था, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के आया था। मैं कहा यार चैप्टर मुकाना है मैंने। अच्छा, अब आप यहाँ से, अब हम जो है वो एक काम करेंगे कि हम ह्यूमन की एग्जाम्पल को, जब तक बुक खुद नहीं देगी, हम ह्यूमन की एग्जाम्पल को एक साइड पर रख देंगे, क्योंकि बुक में एक एग्जाम्पल मौजूद है, लेकिन वो एग्जाम्पल काफी पुरानी है। वो एग्जाम्पल जो है वो इतनी एक्सीलेंट मेडिकल फैसिलिटीज से बहुत पहले की एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल उस जमाने की है जब वॉर्स चल रही थी और कुछ लोगों ने अपने एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के दरमियान में कोई एरिया इख्तियार किया था, और उसकी वजह से वहां पर एक वो जो फाउंडर इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, वो आ गया था। तो वो सिर्फ वो एग्जाम्पल एक मौजूद है जो बुक में है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन के हवाले से कोई एग्जाम्पल इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है, नंबर 2 सिलेक्शन ऑल्टर कर चुकी है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये एग्जांपल आप लोग खुद देखिएगा जरूर ना, ये वाली जो है ना, अप्लाइंग द हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम। इसमें वो फिनाइल केटोन्यूरिया की एग्जांपल देता है और वो कहता है कि फिनाइल केटोन्यूरिया सिर्फ और सिर्फ आ रहा है होमोजाइगस रिसेसिव के केस में, और 10,000 में से, यूनाइटेड स्टेट्स में जो इसका रेट है वो 10,000 में से एक बच्चे को होता है, ठीक है। तो आप अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 1 आउट ऑफ 10,000 जब आप करेंगे तो ये आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है ये, जब आप एक दफा ये करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये बनती है। इस फ्रीक्वेंसी को जब आप होमोजाइगस डोमिनेंट पे कंपेयर करते हैं तो वो ये बनती है। जब आप होमोजाइगस डोमिनेंट को निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास p प्लस पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq, ये लगाने के बाद आपके पास हेट्रोजाइगस की भी वो आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मतलब ये कि ये इन्होंने एक रैंडम एग्जांपल के साथ आपको हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम सिखाया है, और कुछ भी नहीं है इस एग्जांपल में, सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज है जो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई की है उन्होंने। इस एतबार से ह्यूमन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम। ले जी, इसके बाद मैंने आपको बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो एक्चुअल फोर्सेस हैं वो 3 हैं, जिनमें अब हम जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट और अल्टीमेट फोर्स है, आप सब कुछ इग्नोर कर दें, जो अल्टीमेट फोर्स है जिसने बहुत ज्यादा एवोल्यूशन कॉज की है, वो नेचुरल सिलेक्शन है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है फेवरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक कैरेक्टर को फेवर कर देना किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। इसको जो है वो आप कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पर्टिकुलर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, पर्टिकुलर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर पर्टिकुलर टाइम मैटर ना करता होता तो ये जो आप पढ़ते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैस एक्सटिंक्शंस आई और उन मैस एक्सटिंक्शन ने बहुत बड़ी बड़ी पॉपुलेशन को उड़ा के रख दिया, वो और उन मैस एक्सटिंक्शन में
90% इंडिविजुअल्स अगर मर गए तो 10% बच गए। वो 10% असल में वो हैं जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की अहलियत रखते थे। यानी इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन सिलेक्शन ऑफ अ म्यूटेशन, ये बात याद रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट मीन सिलेक्शन ऑफ अ म्यूटेशन। अब ये जो है वो एक बात है जो कि हमें समझ आमतौर पर नहीं आती, क्योंकि जब एक दफा किसी म्यूटेशन की सिलेक्शन होगी तो सिलेक्शन होगी ना। लेकिन हमने पीछे म्यूटेशन के फैक्टर को इग्नोर किया, तो फिर सिलेक्शन कहाँ वर्क करेगी? याद रखिए, सिलेक्शन ओवरऑल ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप की जब आप बात करेंगे तो उस केस में तो सिलेक्शन उसकी फिनोटाइप पे एक्ट करेगी। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ एक बड़ा स्ट्रेट सेंटेंस लिखा हुआ है इस एक चैप्टर में कि सिलेक्शन डायरेक्टली एक्ट्स ऑन फिनोटाइप। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें तो सिलेक्शन फिनोटाइप पर ही असर करती है। लेकिन आप सिलेक्शन को ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के एतबार से जब देखेंगे ना, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के एतबार से जो सिलेक्शन है वो पूरे जेनेटिक मटेरियल पे या सारे कैरेक्टर्स पर एक्ट करती है। इसकी सिंपल मिसाल क्या है? आप कह लीजिए कि आपका क्राइटेरिया नेचुरल सिलेक्शन का टोटली चेंज हो गया जिस टाइम पर मैस एक्सटिंक्शन आई। कौन सी वाली मैस एक्सटिंक्शन? क्रिटेशियस पीरियड वाली, वो वाली जिसमें डायनासोर्स खत्म हुए। उसके बाद बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो डिमिनिश हो गई, लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी थी जिनके ऊपर वो अप्लाई नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो साइज में इतने बड़े नहीं थे, वो अडेप्टिव थे, वो बहुत जीनियस थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लिया। और सम टाइम कुछ वाटर के एनिमल्स बच गए, कुछ और ऑर्गेनिजम्स बच गए कि जिनके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उनका जो है वो सर्वाइवल रेट उनके जेनेटिक मटेरियल की वजह से ज्यादा रहा। तो ये सिलेक्शन जो है इस एतबार से आप सिलेक्शन को देखेंगे। फिर एक और अंदाज देखिए, एक बहुत लंबे अरसे से, बहुत लंबा अरसे यहाँ गालबन लिखा हुआ है 1930 का लिखा हुआ है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है वो तकरीबन आप देख लीजिए यहाँ जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट फ्लाई हैज एन एलील दैट कन्फर्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड DDT। ये बड़ी खौफनाक इंसेक्टिसाइड है जिसके ऊपर अब पाबंदी लग चुकी है क्योंकि ह्यूमन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक जमाने में जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी ना, उसको जो है वो जब DDT दी जाती थी तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर खत्म हो जाती थी। DDT का स्प्रे किया गया, उससे प्लांट्स को भी बहुत नुकसान होता था। लेकिन जो DDT थी उससे ड्रोसोफिला को इतना नुकसान होता था कि वो वहां से इमीडिएटली एलिमिनेट हो जाते थे। बहुत ह्यूज पॉपुलेशन ड्रोसोफिला की। लेकिन एक टाइम आया ऑलमोस्ट 1960 में, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ड्रोसोफिला है इट हैज बिकम रेजिस्टेंट टू व्हाट वी कॉल्ड एज DDT। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि चाहे वो ड्रोसोफिला में म्यूटेशन आई, चाहे वो जीन पहले से मौजूद था लेकिन बहुत थोड़ी ड्रोसोफिला में था, यानी कि थोड़ी ड्रोसोफिला में हुआ करता था, ज्यादातर में नहीं था। लेकिन 1930 से 1960 के दरमियान में आपने इतनी ड्रोसोफिला मारी कि वो ड्रोसोफिला तो खत्म हो गई जिसमें वो जीन नहीं था, लेकिन वो ड्रोसोफिला सरवाइव कर गई जिसमें वो जीन, जो DDT रेजिस्टेंट जीन था, वो मौजूद था। अब जो ड्रोसोफिला मॉडर्न मौजूद है वो है जो DDT को सरवाइव कर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स छोटी पॉपुलेशन के होते हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव साइकिल क्विक होते हैं, उनमें उतनी ही तेजी से चेंजिंग भी आता है और उतनी ही जल्दी सिलेक्शन भी आती है। ह्यूमन से कंपेयर करें, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबा है, ड्रोसोफिला का बहुत स्पीड अप है। तो उनमें एवोल्यूशन जो है बहुत क्विक है, उनमें एवोल्यूशन उतनी ही तेजी से होती है और उनमें चेंजेस उतनी ही तेजी से आते हैं और उनमें सिलेक्शन का इफेक्ट उतनी ही तेजी से देखा जा सकता है। ह्यूमन में उतनी तेजी से आप नहीं देख सकते क्योंकि ड्रोसोफिला कैन नॉट ऑल्टर इट्स ओन सिलेक्शन। यहाँ पर ड्रोसोफिला, अगर बहुत ज्यादा ड्रोसोफिला DDT की वजह से मर गई हैं तो इसका मतलब ये है कि DDT जो है उसने सिर्फ उनको इग्नोर कर दिया है, या DDT से सिर्फ वही बच सके जिनके पास जीन था, यानी वो सिलेक्ट हो गई। तो सिलेक्शन हर दफा जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन की ही हो, सिलेक्शन सम टाइम किसी छुपे हुए जीन की भी हो सकती है। ऐसी सिलेक्शन भी हो सकती है कि आप ये कहें कि यार ये तो म्यूटेशन है ही नहीं,
बल्कि ये किसी छुपे हुए जीन को यकदम सामने आ जाने की वजह से। जैसे एक बैक्टीरिया है, अब अगर वो बैक्टीरिया जो है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, आपने एक एंटीबायोटिक बनाई, बहुत से बैक्टीरिया आपने मार दिए। मैंने ये बात आपको कुछ अर्सा पहले भी कही थी कि आप एंटीबायोटिक आ जाने का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया फटाफट सीख जाएगा कि इसको काउंटर कैसे करना है, नहीं। एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ जाने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मर चुके हैं जिनके अंदर वो जीन नहीं था, अब वो बैक्टीरिया सामने आ रहे हैं, वो बैक्टीरिया सिलेक्ट हो गए हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस का जीन मौजूद था। तो सिलेक्शन का मतलब वो पर्टिकुलर जीन या वो पर्टिकुलर फिनोटाइप सिलेक्ट करना है कि जो सर्वाइवल या रिप्रोडक्टिव सक्सेस को पॉसिबल बनाता है। सिलेक्शन डज नॉट ऑलवेज वर्क ऑन म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन पर भी वर्क कर सकती है, हिडन जीन पर भी वर्क कर सकती है। जी बेटा। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि हम लोगों की जो ये ज्यादातर जो ये आप लोगों ने एवोल्यूशन के लेक्चर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिन्होंने लिए या जिन्होंने जाहिर रेगुलर लेक्चर्स लिए, एक चीज नोट की होगी कि बोर्ड बहुत कम यूज हो रहा है, डायग्राम्स नहीं, पर उसकी वजह यही है कि यहाँ पे ज्यादातर चीजें डिस्कशन है। यहाँ पर हम लोग फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़ रहे लोगों के, जेनेटिक्स में हम लोगों के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हम टोटल थ्योरी पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि जब आप एक दफा एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर आप एक ही दफा रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से निकालें, आप लोगों ने करना ये है कि कोई ना कोई रिसर्च डिजाइन सजेस्ट करना है, हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम की बेस के ऊपर कोई ना कोई रिसर्च डिजाइन सजेस्ट करना है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था कि हम पैलियोंटोलॉजी को जितना बुरा समझते हैं उतनी बुरी पैलियोंटोलॉजी है नहीं, अगर उसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से वाकई पढ़ा जाए तो। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी हमेशा क्यों पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने कभी अगर गौर किया हो, आप लोग 25-25, 30-30 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीएस में। बीएस में जब आप इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को इतनी बेसिक्स क्यों पढ़ाई जाती? दो रीजन है। एक ये कि जब आपने रिसर्च करनी है तो आपको बुनियादी टर्मिनोलॉजीज का पता हो। दूसरा, यही थ्योरी पढ़ के आप डिजाइन करते हैं कोई ना कोई आइडिया। तो ये वो चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप यूं कह सकते हैं कि दो एक ही जगह पर रहने वाली पॉपुलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दो एंटोमोलॉजिस्ट बैठे हैं, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सजेशन करूंगा, दो एक ही जगह पर रहने वाली बटरफ्लाई की पॉपुलेशंस में कंपैरिजन करें आप, क्या वो चीज है जो एक को एक एरिया में और उसी एरिया में दूसरे को भी सक्सेसफुल बनाए हुए है, और दोनों की सक्सेसफुल मयार क्या है, दोनों किस फ्लावर को प्रेफर कर रहे हैं, दोनों के उस एक फ्लावर को प्रेफर करने की वजह क्या है, दोनों अगर प्रेडेटर से बच रहे हैं तो उनके पीछे क्या वो चीज है जो उनको प्रेडेटर से बचा रही है, ठीक है। क्या वो चीज है जिसने उनकी सिलेक्शन इतनी पावरफुल बनाई है कि वो आपके एरिया में सरवाइव कर रही है, कैसी कौन सी ऐसी जो है वो उनके अंदर है। क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी में जो कलेक्शन करते हैं इंसेक्ट्स की, वो कौन सी कलेक्शन है, वो कलेक्शन है जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, वहां सिलेक्शन प्रेशर नहीं है। सिलेक्शन प्रेशर को ऑब्जर्व करना होता है ऐसे मौके पे। आप अपने एरिया में किसी मैमल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर एक मैमल है वो उस जगह पर सरवाइव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या सिलेक्शन प्रेशर इस वक्त हैं और वो कितने अच्छे तरीके से उन सिलेक्शन प्रेशर्स को बियर कर रहा है, ये ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती हैं। ये सारा कुछ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अप्रोच चेंज करनी है। अप्रोच चेंज करने की बात होती है कि जब आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी तो करें ना, कि कहां पर कौन सी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर कौन सा सिलेक्शन प्रेशर है, ठीक है। अब इसमें बहुत से मैमल्स आपको मिलेंगे जिन पे और कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं है सिवाय ह्यूमन के, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन डिमिनिश हो रही है, उसको छोड़ दें आप। ह्यूमन जिनको नहीं छेड़ रहा, कहीं पर आप विजिट करते हैं किसी जगह पर, आपको लगता है कि यहाँ टोटल नेचुरल, सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां पर आपको ये अंदाजा हो कि टोटल नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर है, और आप देखें कि यहाँ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से सिलेक्शन प्रेशर पे सरवाइव कर रहे हैं, या पूरे लिस्ट बना सकते हैं। यहां से काम शुरू करते हैं तो माइंड खुलता है। एक दफा सिलेक्शन प्रेशर जो है उसके फैक्टर्स लिखना शुरू करें, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वक्त सिलेक्शन प्रेशर में आ रहे हैं। उसके फूड है जो उसको उस इलाके में रख रहा है, प्रेडेटर से बचाव की टेक्निक है, फ्लावर है, उसके परों विंग स्पैन है, बर्ड की बीक है, इंसेक्ट की नीडल है, फ्लाइट स्पीड है, उस एरिया में कौन से प्रेडेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उसके सिलेक्शन प्रेशर को कम कर रहे हैं। ये 8 फैक्टर तो यहां मैंने बैठे बैठे बता दिए।
ये एक पूरा प्रैक्टिकल, ये एक रिसर्च है, रिसर्च डिजाइन है। आप एक रिसर्च डिजाइन निकाल सकते हैं इससे। ये मैं सिर्फ एंटोमोलॉजिस्ट से मुखातिब नहीं हुई, जितने लोग मेरे से पढ़ रहे हैं उन सब से मुखातिब हूँ। आप इस अंदाज से सोचें तो सही, जस्ट हैव एन ऑब्जर्वेशन। लोग क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं? उनके दिमाग में पहले से ये सारी चीजें होती हैं, वो देख सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि हाँ ये सिलेक्शन है। और इसी तरीके से जब आपके जहन में डार्विनियन थ्योरी होगी, जब आपके जहन में हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा, तो आप एक छोटी पॉपुलेशन के ऊपर, आप छोटी पॉपुलेशन को कंट्रोल सिलेक्शन प्रेशर में रख सकते हैं। कंट्रोल सिलेक्शन प्रेशर में मतलब ये कि आप उसके ऊपर किसी एक चीज का सिलेक्शन प्रेशर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेडेटर का सिलेक्शन प्रेशर डाल देते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाती है। इसका मतलब है उस पॉपुलेशन का सर्वाइवल रेट था ही नहीं। एग्जाम्पल ले लें, आप एक जगह पर रखते हैं कुछ तितलियां, ठीक है, तितलियां आप रखते हैं और उस जगह पर कोई एक ऐसा जो है वो एंट्री पॉइंट रख देते हैं जहां से आराम से आके उनके प्रेडेटर उनको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तमाम चीजें जो हैं, ये वही बात है कि वो जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स होते हैं वो आपने सेट करने होते हैं। तो फिर आप ये देखते हैं कि क्या वो ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर से सर्वाइव करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी लाता है, और अगर नई स्ट्रेटजी लाता है तो कितने टाइम के बाद लाता है। अगर वो 1 महीने बाद लाता है तो आप उस ऑर्गेनिज्म का नेट पर अवेलेबल स्टैंडर्ड लाइफ टाइम देखें, तो ये ऑर्गेनिज्म कितने अरसे बाद अंडे देता है और उसमें से कितने अरसे बाद बच्चे निकलते हैं। जब आपको ये पता लगेगा कि 1 महीने में वो एक दफा अंडे देता है और उसमें से 4 दिन बाद 5 दिन बाद बच्चा निकल आता है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि उसने 1 या 2 रिप्रोडक्शन के बाद अपने आप को प्रेडेटर से बचाव के लिए कोई क्या चेंज किया, और कौन सी चीज है, मतलब कौन सा वो फैक्टर है जो ऑफस्प्रिंग में सिलेक्ट हो गया, जो पेरेंटल जनरेशन में सिलेक्ट नहीं हो सका लेकिन ऑफस्प्रिंग में सिलेक्ट हो गया। ये आइडियाज है, माइंड खुलता है ना इससे। ये वो चीज है कि जो आप सिर्फ सिलेक्शन की बेस के ऊपर कई चीजें जो हैं वो कई आइडियाज यहां से बना सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप ये बात पहली दफा सुन रहे हैं। अच्छा जी, जी इसके बाद सॉरी सर, बिल्कुल सर, हम सोच रहे थे कि अब हम रिसर्च का काम कैसे शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच सर, आप दिल से सुनते हैं। ये इसमें ना, यार वो तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह और भी बताऊंगा, लेकिन इसमें ये जो डीडीटी वाला आइडिया है ना, इस हवाले से जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके पीछे बड़ी चीजें हैं कि इस वक्त कौन से ऑर्गेनिज्म कितनी देर में किसी एक एंटीसेप्टिक से वो हो सकते हैं, इम्यून हो सकते हैं। अब वो एक, आप एक सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रखें, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, वो सब के सब आप कांस्टेंट रखें। किसी एक को आप डिपेंडेंट बना दीजिए, जिसके ऊपर आपका पूरी रिसर्च डिपेंड कर रही है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बना दीजिए। आप कहें जी ये वाली मैं यूज कर रहा हूं, कौन सी क्या चीज, वो इंसेक्टिसाइड, ये वाली इंसेक्टिसाइड यूज हो रही है, इसकी ये LD50 है, और ये जो है वो उसका जो है इतनी डोज ह्यूमन के लिए, इतनी डोज इंसेक्ट के लिए डेंजरस है, ह्यूमन के लिए कितनी होगी वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एंटोमोलॉजी में रिसर्च नहीं की, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि सबके स्टैंडर्ड्स आपको नेट पर अवेलेबल होते हैं। तो आप वो देख लीजिए कितने अरसे में वो एक इंसेक्ट उससे वो कर सकता है, रेजिस्टेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर है, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसी इंसेक्टिसाइड हो जिससे वो 3 महीनों में भी रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर सके, और ये भी हो सकता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करके आपकी इंसेक्टिसाइड को परे मारे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन। जी बेटा, टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं, फिलहाल रिसर्च को छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर, आज तो 10 बजने का पता ही नहीं लगा। हमने ह्यूमन को डिस्कशन जो करना शुरू की है वो फिर कहां से कहां गई है। अच्छा, ह्यूमन के हवाले से मैं अब आपको एक बात बता दूं कि मेरी ये बात 100% ठीक नहीं है कि आप हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को ह्यूमन पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन करंट हालात के पेश नजर अगर आप देखते हैं ना, तो होमोसेपियन जो है वो पूरे ग्लोब पे एक पॉपुलेशन कंसिडर होता है, और पूरे ग्लोब पे
एक स्पीशीज इतनी ज्यादा कोई नहीं फैली हुई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पूरे ग्लोब के ऊपर प्लांट्स की तादाद ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा है, इंसेक्ट्स की तादाद ह्यूमन से 6 गुना ज्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं बात। लेकिन एक सिंगल स्पीशीज पूरे ग्लोब पे, कोई इंसेक्ट ऐसा नहीं है जो पूरे ग्लोब पे इतना ज्यादा फैला हो। हम ये कहते तो हैं कि जो डोमेस्टिक फ्लाई है, मस्का जो डोमेस्टिका है, वो कॉस्मोपॉलिटन है, वो कॉस्मोपॉलिटन है। लेकिन वो कॉस्मोपॉलिटेंसी जो उसकी है, उसमें इतना सर्वाइवल रेट भी नहीं है। यानी पूरे ग्लोब के ऊपर इतने कामयाब सर्वाइवल के साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सकती जितना ह्यूमन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमन को आप उस तरह इस कसौटी पर नहीं परख सकते जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम की कसौटी है। हाँ, वो जो एक पॉपुलेशन की आपने बात की है, जो जंगली हैं, जो जंगली कबाइल हैं, हाँ, वो एक और चीज। अगर उनके ऊपर ह्यूमन का सिलेक्शन प्रेशर नहीं आया और वो अपने एरिया में बिल्कुल उसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर वो एक छोटी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर किसी ना किसी हद तक आप हार्डी वाइनबर्ग की कसौटी को अप्लाई कर सकते हैं, बस। उसके अलावा आप मेरी बात कहीं से भी पूछ लीजिए, कोई एक ऐसी सिंगल स्पीशीज नहीं है जो पूरे ग्लोब पे इतनी कामयाबी से सरवाइव करे। पूरे ग्लोब पे कोई नहीं। हर जगह का एनवायरनमेंट किसी ना किसी पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ कर देता है। सर इसकी वजह वही आ जाती है ना, हम नेचुरल सिलेक्शन को ही अवॉइड कर रहे हैं, तो इस जी वजह से बिल्कुल, ऑल्ट्रेशन, एक्लिमेटाइजेशन, एक्सीलेंट एबिलिटी ऑफ लर्निंग, अडेप्टेशन, फिर उसके अलावा इसको आप कहते हैं कि वो स्ट्रेटजीज। जूता किधर गया पता नहीं, मिल नहीं रहा। अच्छा खैर, जी बेटा। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा आज हमने। सर ये जो आज डिस्कशन किया ये भी रिकॉर्डेड है ना? जी बेटा, रिकॉर्डेड है।